नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात। व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता। पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन और जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा और रोड शो। ममता का रोड शो जारी और तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के लिए प्रचार। स्टालिन ने चेन्नई के अन्ना नगर में किया प्रचार। महिला आरक्षण बिल पर पटना में एनडीए महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का बुलाया विशेष सत्र। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी बस, 15 लोगों की हुई मौत और 20 अन्य लोग हुए घायल। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर संशय। ईरान ने होर्मुज की नाकेबंदी और अत्यधिक मांग के कारण वार्ता से किया इनकार। ट्रंप ने 3 विशेष दूत भेजने की कही बात। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस परिसर में वृक्षारोपण भी किया। दोनों नेताओं के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है और दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। व्यापार, निवेश या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों ही नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे आज दौरे के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा राष्ट्रपति ली का और इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ और राष्ट्रपति ली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ली की ये पहली भारत यात्रा है। कल वे भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। तो राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी भी मौजूद हैं। और इसके बाद
और इसके बाद कोरिया के राष्ट्रपति ली जे ब्योंग ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा, राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग इस समय भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान वो राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी अंकित किए। तो आइए देखते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के अलग अलग आयामों को। भारत कोरिया मजबूत होते रिश्ते जो हैं, भारत और कोरिया के बीच पुराने रिश्ते हैं, सभ्यतागत रिश्ते हैं और ऐतिहासिक संबंध हैं। 1962 में कौंसुलर संबंध स्थापित हुए, 1973 में राजनयिक संबंध कायम हुए और 2010 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला। 2015 में पीएम मोदी की सोल यात्रा, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इस दौरान संबंध बदलते हुए नजर आए और स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हुई। फिर 2025 में विशेष दूतों का दौरा, इसने इन संबंधों को और नए आयाम दिए। तो भारत और कोरिया के मजबूत होते ये रिश्ते, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में किस प्रकार और ज्यादा मजबूती इन रिश्तों को मिलती हुई प्रगाढ़ होते हुए नजर आए। ये रिश्ते 2025 में विशेष दूतों का जो दौरा था वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और फिर 2026 में डायलॉग और कंसल्टेशन का दौर चला और इस डायलॉग डिप्लोमेसी ने इन रिश्तों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ किया। 2026 में विदेश मंत्री स्तर की बैठकें हुई। तो भारत कोरिया के बीच जो आर्थिक व्यापार संबंध है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और कोरिया के बीच मजबूत आर्थिक संबंध 2024-25 में बने और 26.89 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 2030 तक 50 अरब डॉलर तक इस व्यापार को ले जाने का लक्ष्य रखा गया। कोरिया, आपको बता दें कि भारत में 13वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। 2000 से लेकर अब तक 6.91 अरब डॉलर का निवेश हुआ और 650 से अधिक जो है कोरियाई कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। 6 कोरियाई बैंकों की 20 शाखाएं भारत में कार्यरत हैं। तो रिलायंस और सैमसंग के बीच 3 अरब की डील भी हुई। तो आपको बता रहे हैं हम भारत और कोरिया का व्यापार और आर्थिक संबंध कितने ज्यादा मजबूत हैं और कितना ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड और HDKSOE के बीच एक समझौता हुआ, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समझौता रहा और CEPA अपग्रेडेशन के 11 दौर पूरे हो चुके हैं। तो बढ़ता रक्षा सहयोग जो है भारत और कोरिया का वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और कोरिया के बीच रक्षा संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सशस्त्र बलों के आदान प्रदान से सहयोग को और ज्यादा मजबूती मिली है। रक्षा नीति, संवाद और उद्योग सहयोग जारी है। तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक वार्ता हो रही है और समुद्री सहयोग लगातार बना हुआ है। रक्षा संबंधों की बात करें तो रक्षा संबंधों का प्रमुख स्तंभ जो है अक्टूबर 2025 में पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INS सह्याद्री और रॉक्स नेजेओबोंग ने भाग लिया। कोरियाई नौसेना IFR 2026 मिलन एक्सरसाइज में शामिल हुई। तटरक्षक बलों के बीच सहयोग लगातार जारी है। साथ ही साथ समुद्री खोज और बचाव पर समझौता हुआ जो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था समुद्री क्षेत्र में। DRDO सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच टेक सहयोग समझौता बेहद महत्वपूर्ण रहा। हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का संयुक्त विकास जो भारत और कोरिया के बीच रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ाता है।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज नुवाराएलिया पहुंचे और यहां पर उपराष्ट्रपति भारतीय आवास परियोजना के तहत बनाए गए घरों का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय मूल के तमिल बागान श्रमिकों से बातचीत भी की। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ये श्रीलंका दौरा है। श्रीलंका के दौरे पर उपराष्ट्रपति इस समय हैं और श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन नुवाराएलिया पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो भारतीय आवास परियोजना के तहत जो घर बनाए गए हैं उनका उन्होंने दौरा किया। उपराष्ट्रपति का ये श्रीलंका का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल के तमिल बागान के लोगों से भी वो मिले, उन्होंने मुलाकात की। श्रीलंका के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। और पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस समय जोरों पर है और भाजपा के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 4 रैलियां की। आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पूर्वी मेदिनीपुर के महिसा दल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद मेदिनीपुर के एग्रा में रोड शो करेंगे। ये रोड शो एग्रा शारदा शशि भूषण कॉलेज से शुरू होकर दीघा मोड़ तक होगा। इसके बाद नितिन नवीन का केशियारी में एक और रोड शो का कार्यक्रम है। ये केशियारी हाई स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर केशियारी सेंट्रल बस स्टैंड तक होगा। इससे पहले कल नितिन नवीन ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कल रायगंज में नितिन नवीन ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज बहरामपुर के बरवान में रोड शो करेंगे और ये रोड शो पंचटुपी नेताजी स्टैच्यू से शुरू होकर घोषपारा तक होगा। इसके बाद वे कांठी के पताशपुर पूर्व में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे विष्णुपुर के इंदास में रोड शो करेंगे जो लाव ग्राम बाजार से शुरू होकर राधा माधवपुर बाजार तक चलेगा। और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कल पहली बार भवानीपुर में सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम में वो शामिल हुई। ममता ने भाजपा पर मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को धार्मिक और जातिगत आधार पर विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और निशाना साधा। निर्वाचन क्षेत्र के लेडीज पार्क में आयोजित बैठक में ममता ने चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव न कि तानाशाही का बताया और विभिन्न समुदायों के लोगों से विधानसभा चुनावों से पहले एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने हुगली और पूर्वी बर्धमान जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज जनसभाओं और रोड शो में भी शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इस कड़ी में लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने और चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस प्रयास में चुनाव आयोग का नया फैसला लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को केंद्रीय बलों के जवानों के लिए किराए पर बाइक लेने के आदेश दिए हैं, यानी कि बाइक वाहनी बनाने के लिए कहा है और इस वाहनी के जवान मतदाताओं को अराजक तत्वों की दहशत से मुक्त कराएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले सभा और जमावड़े पर भी रोक लगा दी है। विशेष रूप से जिन इलाकों में एसआईआर से लोगों के नाम हटे हैं वहां पर अतिरिक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान से 72 घंटे पहले ही सभी चुनावी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आईपैक के निदेशक ऋषिराज सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों के अनुसार ऋषिराज सिंह को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। 2015 में स्थापित आईपैक कई राजनयिक
राजनीतिक दलों को अपना परामर्श देती है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस और डीएमके भी शामिल हैं। इन कंपनी पर ये जो कंपनी है आईपैक, इस पर पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में सह निदेशक वनेश चंदेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध रकम को हवाला चैनलों के जरिए खपाया है। तो पश्चिम बंगाल में आईपैक मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है और भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी गरीबों का पैसा लूटकर आईपैक जैसे संस्थानों को देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आईपैक भ्रष्टाचार को बढ़ाकर पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। अब चुनाव हो गया, आईपैक क्या करेगा? आईपैक कर नहीं रहना चाहिए। हमास जैसा काम करता है यहाँ राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के पैसा कमाने का एक जरिया बन गया आईपैक। टीएमसी जो पैसा लूटता है यहाँ, ऐसे कुछ एजेंसी को पाल कर रखा है और इसीलिए गरीब लोग जनता की पैसा लूट करके आईपैक जैसा संस्था को पालते हैं, उनके लोगों को नौकरी देते हैं। और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। आज दोपहर में कोयंबटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे होसुर जाएंगे और बाद में एक और जनसभा के लिए थल्ली जाएंगे। इसके बाद शाम में वे चेन्नई पहुंचने के बाद अवारी में रोड शो में हिस्सा लेंगे, जहां वे सीधे लोगों और एनडीए समर्थकों से बातचीत करेंगे। और डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। इससे पहले उन्होंने चेन्नई के अन्ना नगर टावर एरिया में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान वलीवक्कम सीट से डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन ने डीएमके की जीत का भरोसा जताया। Tamil Nadu again is very with us. We are very confident that we're going to win 200 plus seats, and it's looking much better as the days progress. I think we're going to win more. We're very confident about that. Government, they've already reached the people. They're very happy. I've got overwhelming support from the people of Vilivakkam. Once the government is formed, which we're going to do on May 4th, you've seen our manifesto. We'll start implementing the manifesto from day one. And I can confidently tell you that the manifesto has been the hero of the campaign. People are very, very interested to know about the manifesto and how it's going to be implemented. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज महिला आरक्षण बिल को लेकर जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली जा रही है। पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, पटना की मेयर सीता साहू समेत कई नेता वहां पर मौजूद हैं और उनके हाथ में पोस्टर लेकर महिलाएं जमकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शन को देखते हुए गांधी मैदान के पास मोना और रिजेंट सिनेमा हॉल के साथ साथ आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो मुकर जाते हैं। आज 26 लाख से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जिम्मेदारी एक सांसद के ऊपर होती है। उसको क्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 13% की भागीदारी है महिलाओं के पार्लियामेंट हाउस में, क्या उसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है? आधी आबादी एक नारा जरूर है भारत में। नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि वो भारत की सच्चाई में तब्दील हो, लेकिन विपक्ष के लोगों ने, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने आधी आबादी को सिर्फ एक नारा बना के रह दिया, उसको भारत की सच्चाई नहीं बनने दी। और वहीं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने आरजेडी और विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं ने अब तक अपने सभी अधिकार हासिल किए हैं और ये अधिकार भी वो पाकर रहेंगे।
महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, तो अपना हक और अधिकार लेकर के रही। आज आक्रोश मार्च के माध्यम से आप देख रहे हैं पटना के हर गांधी मैदान के कारगिल चौक पर लाखों की संख्या में हमारी बहनें हैं और आज का जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो तेजस्वी को भस्म करेगी, राहुल को भस्म करेंगी और ये संघर्ष हमारा बेकार नहीं जाएगा। हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। ये विशेष सत्र महिला आरक्षण से संबंधित होगा, जिसमें एक दिन के सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस विशेष सत्र के प्रस्ताव को 22 सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी और अब ये प्रस्ताव राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में अपना समर्थन जताया जाएगा। इसके अलावा सत्र के दौरान विपक्षी दलों के रवैये पर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है, जिसके तहत विपक्षी दलों की आलोचना की जा सकती है। सरकार विपक्षी दलों को घेरने की पूरी तैयारी में है। खासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल ही में हुए सियासी घमासान के बाद राज्य सरकार का यह कदम महिला आरक्षण पर विपक्ष की भूमिका को लेकर उठाया जा रहा है, ताकि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को जवाबदेह ठहराया जा सके। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के विचारों को स्पष्ट करने के साथ साथ विपक्षी दलों के रुख पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली में संस्कृत भारती के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह भवन संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान, शोध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रसार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उद्घाटन से पूर्व शनिवार को 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। देश भर से आए लगभग 100 आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, ये भारत की प्राण है। संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चर्चित हैकर श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत की जा रही इस कार्रवाई में बेंगलुरु सहित कर्नाटक के 12 अलग अलग परिसरों पर छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी के दौरान बेंगलुरु के शांतिनगर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक NA हारिस के बेटों मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद के ठिकानों पर भी दबिश हुई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि ये दोनों श्रीकी के करीबी सहयोगी हैं और अपराध की कमाई के मुख्य लाभार्थियों में शामिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक बस के खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र में पहाड़ी सड़क पर एक खतरनाक मोड़ पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बचाव अभियान फिलहाल जारी है। कई लोगों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना उस समय हुई जब बस दूरदराज के एक गांव से उधमपुर जा रही थी। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि
कागोते नाले के पास एक ट्रांसपोर्ट बस के साथ हुई दुखद सड़क दुर्घटना में अब तक 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी हैं। घायलों को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए जीएमसी उधमपुर ले जाया जा रहा है। मैं और मेरा कार्यालय लगातार संपर्क में है। और देश के कई एक राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 23 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा जो है वो 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसी तरह मध्य प्रदेश के नौगांव में भी अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंदसौर प्रशासन ने स्कूलों के समय में थोड़ा बदलाव किया है और मंदसौर में 30 अप्रैल तक सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जाएंगे। दक्षिण भारत में भी गर्मी का भारी प्रकोप देखा जा रहा है और केरल के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। केरल के पलक्कड़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी। तमिलनाडु में भी अगले 5 दिनों तक तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की आशंका जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए रायपुर में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर में ही रहने की सलाह भी दी है। और सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन पर रविवार को अचानक बड़ी यात्रियों की भीड़ के बाद प्रबंधन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पश्चिम रेलवे के चीफ पीआरओ विनीत अभिषेक का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और साथ साथ ये भी कहा है कि हर साल इस सीजन में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेलवे ने कई सारे अरेंजमेंट्स हमने कर रखे थे ताकि हमारे यात्री सकुशल वहां अपने गंतव्य तक जा पाए। कई सारे इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहला इसमें है कि हमने रेगुलर गाड़ी तो चल ही रही है, इसके अलावा हमने स्पेशल गाड़ियों जो हमारे हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स होते हैं उनको भी नोटिफाई किया था। क्राउड मैनेजमेंट के लिए समुचित प्रावधान किए गए थे। एडेक्वेट नंबर ऑफ जीआरपी स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ वहां मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर्स वहां रात से ही मौजूद थे और हम सब ने ये इंश्योर किया कि हमारे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।